آپ نے اپنی حفاظت کی ہے اس وبا میں، اور اپنے پیرنٹس کی بھی حفاظت کی ہے۔ اچھا، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں، وی آر آلریڈی لیٹ۔ میں نے ایل ایم ایس پہ آپ لوگوں کو 4 لیکچرز اپلوڈ کر کے دیے ہوئے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ان لیکچرز کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ان لیکچرز میں آپ لوگوں کے اگر کچھ پرابلمس ہیں تو ان کو ہم ڈسکس کریں۔ تو اگر آپ لوگوں کے کچھ کوشچنس ہیں تو وہ مجھے بتائیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ سر نہیں سمجھ آ رہی سر۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے سارے لیکچرز کی؟ سر میرا ایک کویشچن ہے، 1 منٹ میں وہ نکال لیتا ہوں تو آپ سے وہ کویشچن کرتا ہوں۔ اچھا، آئی وڈ سجیسٹ کہ 1 بائی 1 پہلے کوشچن سے، یا مجھے بتائیں، جو بھی ہے میں یہاں پہ شیئر کر دوں گا تاکہ سارے اس کو دیکھ سکیں نا۔ سر نیند آ رہی ہے۔ پھر تو آپ سو جائیں۔ سر میں کویشچن کر لوں؟ جی، سر لیکچر 1 میں سبسیڈری لیجر کا جو ایک اکاؤنٹ تھا، اس میں ہم نے پرچیز کی تھی۔ میں پریزنٹنگ سٹارٹ کر لیتا ہوں، آپ کو اسکرین پہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلے آپ کر لیں۔ جی سر، یہ ایک اسکرین شاٹ میں نے لیے، اس میں ہم نے پرچیزز کیے، وہ تو ایک 1 اگست کو کیے، دوسرا ہم نے 2 اگست کو کیے نا۔ سر یہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ میتھڈ پر ہم کر رہے تو 14 اگست پر ہم نے کاسٹ آف گڈ 20 یونٹس ہم نے سولڈ کیے ایٹ دی پرائز آف پر یونٹ 100 روپیز، ٹوٹل پرائز $2000۔ سر یہ تو ٹھیک ہو گئے، ادھر ہم نے پھر پیچھے ایک اور انٹری کی ہے جو جرنل میں کی ہے، اس میں ہم نے یہ کیش 2600 یہ ڈیبٹ کیا ہے اگینسٹ سیل، اور اس کے ساتھ ریٹیل لکھا ہے۔ دوسرا ہم نے جو ایکچوئل کاسٹ یونٹ سولڈ کی ہے 2000 کی، اس کی انٹری ہم نے کی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ اگینسٹ انوینٹری۔ تو سر یہ جو اوپر والی انٹری ہے 2600 کی، یہ سر کہاں سے ہم نے لی ہے؟ اچھا، 1 منٹ میں ذرا اپنا لیکچر اوپن کرتا ہوں نا۔ اوکے سر۔ دس از لیکچر 1۔ یس سر، یہ لیکچر 1 ہے۔ اچھا،
अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि हमने सेल के वक्त 2 एंट्रीज क्यों की हैं। यस सर। अच्छा देखें, याद रखें, मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस जो अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं तो उसमें 2 अप्रोचेस हैं। एक को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ये सारे गौर से सुने, ये बिल्कुल बेसिक आइडिया है इस चैप्टर का। सर कुछ स्टूडेंट को आपकी आवाज नहीं जा रही तो परपेच सॉरी सर, कुछ स्टूडेंट को आपकी आवाज नहीं जा रही सर। आ रही है आवाज मेरी? सर हमें तो आ रही है, वो कुछ स्टूडेंट मैसेज में कर रहे हैं हमें कि नहीं आ रही सर आवाज। अच्छा, अगर किसी को नहीं आ रही तो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आ रही। किसी को आ रही है और किसी को नहीं आ रही, तो क्या वजह हो सकती है? सर वो लीव कर दे, वो नींद में है। अच्छा चले छोड़ें, चले जिनको आ रही है वो तो सुने ना, जिनको नहीं आ रही तो उनको मैं किसी और वक्त फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बात हम ये कर रहे हैं कि 2 किस्म के अप्रोचेस हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ये होता है कि जब अकाउंटिंग की एंट्रीज होती हैं तो परचेस के वक्त इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं और अकाउंट्स पेबल या कैश को क्रेडिट करते हैं। ये एक एंट्री होती है परचेस के वक्त परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। मैं फिर रिपीट कर दूं, अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इन्वेंट्री अकाउंट इज डेबिटेड एंड अकाउंट्स पेबल अकाउंट इज क्रेडिटेड। और सेल्स के वक्त, यानी जब मर्चेंडाइज की सेल होती है तो उस वक्त 2 एंट्रीज होती हैं सेल के वक्त। मतलब एक्टिविटी एक है, ट्रांजैक्शन एक है, लेकिन एंट्रीज 2 होंगी। इस बात को गौर से सुने। अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम there will be 2 journal entries at the time of sale. One entry to recognize the sales revenue and the other entry to recognize the related cost of goods sold. अब ये मैंने एग्जाम्पल में भी आपको दिया है। मिसाल के तौर पे आपने कुछ मर्चेंडाइज खरीदे, कुछ चीजें खरीदी हैं। मिसाल के तौर पे आपने बाल पॉइंट्स खरीदे, 100 रुपए के बाल पॉइंट्स आपने खरीदे, तो उस वक्त आप एंट्री करेंगे इन्वेंट्री डेबिट 100, अकाउंट्स पेबल और कैश क्रेडिट 100। और जब आप इनको बेचेंगे तो आप किस प्राइस पे बेचेंगे? लेट्स से आपने 150 पे 150 पे इनको बेच दिया आपने, तो अब इस वक्त यानी सेल्स के वक्त आप 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। एक एंट्री में आप अपनी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स, अकाउंट रिसीवेबल और कैश डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट। लेकिन इसी के साथ एक और एंट्री भी आप रिकॉर्ड करेंगे और उस एंट्री में आप कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड मैंने एक्सप्लेन भी किया है उस लेक्चर में। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये खुद बता रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो चीजें आप बेच रहे हैं उनका कॉस्ट क्या था, आपने किस प्राइस पे उनको खरीदा था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनका क्या था, 100 था। तो इसी सेल की एंट्री के नीचे आप एक और एंट्री रिकॉर्ड करेंगे और उस एंट्री के 2 टाइटल्स होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट होगा और इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। और यहाँ पे कीमत आप वो कॉस्ट इसका लगाएंगे, जो परचेज प्राइस था आपके लिए वो आप लगाएंगे इसमें। समझ में आई बात? जी सर, समझ में आ गई। अच्छा, इसके मुकाबले में जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, जो कि वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है किसी लेक्चर में, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ये होता है कि मतलब एक्टिविटीज यही होंगी, परचेज और सेल, लेकिन उनकी एंट्रीज डिफरेंट होंगी। उनकी एंट्रीज इस तरह होती है, जब आप परचेज करते हैं गुड्स को
मर्चेंडाइज को, तो उस वक्त एंट्री होगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और अकाउंट्स पेबल और कैश क्रेडिट होगा। अब देखें डिफरेंस, परपेचुअल में हमने क्या किया था, इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब यहां पे हम क्या करेंगे, पीरियोडिक में परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। एक्सक्यूज मी सर, राबिया बतूल की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। अच्छा, उनको जरा कहें कि दोबारा कर लें। तो पीरियाडिक इन्वेंट्री सिस्टम में परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हैं और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट करते हैं परचेज के वक्त। सेल्स के वक्त सिर्फ एक एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं और वो एंट्री होती है सेल्स रेवेन्यू की। हम अकाउंट्स रिसीवेबल या कैश को हम डेबिट करते हैं और सेल्स रेवेन्यू को हम क्रेडिट करते हैं। आप लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं। सर वो श्रीलंकीज एंट्री की और उससे आगे की समझ नहीं आई थी। मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे पूरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका? सर वो एक श्रिंकेज अकाउंट हम बनाते हैं ना, जो कि कुछ इन्वेंट्री टैक्सेशन की वजह से या कॉस्ट उसकी जब गिर जाती है या कुछ इन्वेंट्री हमारी खराब हो जाती है, उसके लिए हम अलग अलग से अकाउंट बनाते, तो उस अकाउंट्स की समझ ठीक है, नहीं आई थी। ठीक है, सही है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट में ज़रा वो पॉइंट्स ओपन करूँ अपने लिए ताकि मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने ये लेक्चर सुना है पूरा, जो श्रिंकेज लॉस वाली बात है जिसमें? यस सर। अच्छा, सर आपने रबिया की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, वो इसमें बार बार कह रही है। अम, मेरे सामने जो रिक्वेस्ट आते हैं वो तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
اس نے شاید اولڈ والے لنکس پہ کلک کیا ہوگا. اچھا آپ لوگ ذرا ان کو گائیڈ کریں نا. نو سر سر وہ نیو لنک پر کلک کر رہی ہے لیکن وہ کہہ رہی ہے سر اپروو نہیں کر رہے. ہو گئی ہے. ہو گئی ہے. یس سر. چلے گڈ. اچھا شرنکیج لاس والا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ابھی شرنکیج لاس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو ٹیکنگ اے فزیکل انوینٹری کا کانسیپٹ سمجھنا ہوگا. کین یو ہیئر می؟ یس سر. اچھا تو ٹیکنگ اے فزیکل انوینٹری اس کانسیپٹ کو پہلے سمجھیں. دیکھیں جتنی بھی مرچنڈائزنگ بزنسز ہیں، مرچنڈائزنگ بزنس آئی ہوپ آپ سمجھتے ہیں. یس سر سمجھتے. ہاں مطلب یہ آپ یونیورسٹی روڈ پہ آپ جتنے بھی بڑے بڑے مارکیٹس ہیں آپ اس میں جاتے ہیں تو یہ جتنے بھی اسٹور آپ دیکھتے ہیں یہ مرچنڈائزنگ بزنسز ہیں. یہ مرچنڈائزنگ بزنس وہ سارے آرگنائزیشنز ہوتے ہیں جو چیزوں کو خریدتے ہیں اور پھر آگے بیچتے ہیں. مطلب یہ 3 ٹائپس کے بزنسز ہوتے ہیں. ایک سروس ٹائپ بزنس ہوتا ہے، دوسرا مرچنڈائزنگ بزنس ہوتا ہے، اور تیسرا مینوفیکچرنگ بزنس ہوتا ہے. تو اس چیپٹر میں ہم مرچنڈائزنگ بزنس کی بات کرتے ہیں جو کہ چیزیں خرید کے آگے بیچتے ہیں. جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ریٹیلرز اور ہول سیلرز، تو یہ بزنسز جو ہیں یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں مرچنڈائزنگ بزنس میں. تو اس چیپٹر میں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. اور میں نے ابھی اس سے پہلے جس کوسچن کا میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ 2 اپروچز ہیں، پرپیچول انوینٹری سسٹم اور پیریوڈک انوینٹری سسٹم. تو جتنے بھی مرچنڈائزنگ بزنسز ہوتے ہیں وہ اپنی اکاؤنٹنگ پریکٹس ان 2 اپروچز میں چوز کرتے ہیں خود سے کہ انہوں نے اپنی اکاؤنٹنگ کی پریکٹس کس طریقے سے کرنی ہے. تو اگر ہم پرپیچول انوینٹری سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس سسٹم کی مین فیچر یہ ہے کہ یہ کنٹینیوسلی اپنے اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو اپڈیٹ کرتے ہیں. کنٹینیوسلی اپنے اکاؤنٹنگ ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو انوینٹری اکاؤنٹ ہوتی ہے، انوینٹری اکاؤنٹ اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کا اپنا اکاؤنٹ ہوتا ہے، لیجر اکاؤنٹ کو ہم اکاؤنٹ کہتے ہیں، تو وہ کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں یا بیچتے ہیں تو ان دونوں اکاؤنٹس میں انٹریز ہو جاتی ہیں. اچھا اب ٹیکنگ اے فزیکل انوینٹری کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جو تقریباً ہر مرچنڈائزنگ بزنس سال کے آخر میں یہ پروسیس وہ لیتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آخری دن آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کبھی وہ اپنا شاپ بند کر کے فزیکل کاؤنٹ لیتے ہیں اور کبھی شاپ کھلا ہوتا ہے اور وہ فزیکل کاؤنٹ لیتے ہیں. فزیکل کاؤنٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزوں کو گنتے ہیں 1 2 3 4 یعنی کتنے قسم کے آئٹمس ہیں اور ان کی کتنی کوانٹٹی ہمارے پاس آن ہینڈ موجود ہے. یعنی سال کے آخر میں کتنی انوینٹری آن ہینڈ موجود ہے ان کے پاس، یہ فزیکلی وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال موجود ہے آخر میں، سال کے آخر میں. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنگ اے فزیکل انوینٹری. تو ٹیکنگ اے فزیکل انوینٹری کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پرپیچول انوینٹری سسٹم یوز کرتے ہیں تو آپ تو اپنی انوینٹری اکاؤنٹ کو ویسے بھی کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرتے ہیں. آپ چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو آپ انوینٹری اکاؤنٹ میں اس کی انٹریز کرتے ہیں نا. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی چیزیں خریدی ہیں، کتنی بیچی ہیں، کتنی بقایا ہیں، آپ اس اکاؤنٹ کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں نا. لیکن ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ فزیکل کاؤنٹ لیتے ہیں تو اس ایکچوئل انوینٹری میں اور جو آپ کا اکاؤنٹنگ ریکارڈ آپ کو بتاتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اپنا جو لیجر اکاؤنٹ مینٹین کیا ہے انوینٹری کا، اس میں آپ نے دیکھ لیا تو اس میں آپ کے پاس لیٹس سے
जो एक्चुअल काउंट आया वो 8 यूनिट्स आया। ये पॉसिबल है ना इस तरह? ये कैसे पॉसिबल होता है कि आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड 10 यूनिट्स बता रहा है और एक्चुअल काउंट जो है तो वो बता रहा है कि 8 यूनिट्स हैं? ये 2 यूनिट्स का जो फर्क है ये क्यों कर पॉसिबल है, कैसे हो सकता है ये? एनीवन? सर टूटने की वजह से या चोरी की वजह से हो सकता है। जी, वेरी गुड। एनीवन एल्स? शाबाश। ये डिफरेंस किस वजह से हो सकता है? टूटने की वजह से, चोरी की वजह से? हाँ, बाकी सारे सोए हैं? सर बस यही दो ही चीजें यस सर। या यही चोरी तो होंगे या हाँ, मैंने सोने के लिए नहीं बुलाया आप लोगों को। सर सोने की वजह से भी सब हो नींद सकता है में सर, चोरी हो सकती है फिर। सर अगर पेरिशेबल आइटम्स हो तो वो पेरिश भी हो सकते हैं। हाँ, पेरिशेबल आइटम्स की सूरत में हाँ, वो खराब भी हो सकते हैं। अक्सर स्पेशली खाने पीने की चीजें जो हैं वो पेरिशेबल आइटम्स में आती हैं तो वो खराब हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती है। मेडिसिन मेडिसिन जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं। सर एलसीएम की वजह से भी हो सकते हैं। एलसीएम तो हम इसी वजह से करते हैं ना। जी सर। सर लोअर कॉस्ट ऑफ मार्केट, जब मार्केट में कॉस्ट लो हो जाते हैं और नहीं हमने नहीं, मैं महंगा ये नहीं पूछ रहा, मैं ये नहीं पूछ रहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 2 यूनिट्स का डिफरेंस है ये क्यों कर पॉसिबल है? तो इसमें कुछ रीजंस आप लोगों ने बता दिए, बिल्कुल सही बता दिए आप लोगों ने। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। होता यह है कि आप जब फिजिकल काउंट लेते हैं तो बाज़ औक़ात तो चीजें सिरे से गायब होती हैं, मौजूद ही नहीं होती। तो जो आप लोगों ने बता दिया कि वो चोरी हो सकती हैं। अगर एक यूनिट गायब है तो उसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? कि वो चोरी हो गया है। या ये भी पॉसिबल है कि आपने वो चीज बेची है और आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है उसकी। अच्छा, बाज़ औक़ात आप फिजिकल काउंट लेते हैं तो आप एक आइटम उठाते हैं तो वो टूटी हुई है, ब्रोकन आइटम्स, तो वो चीजें भी आप फिर हटा देते हैं। आप कहते हैं कि ये तो किसी काम के नहीं है, तो वो चीजें आप हटा देते हैं। तो इससे भी आपकी इन्वेंट्री कम हो जाती है। यानी आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड ज्यादा यूनिट शो करेगा और एक्चुअली जब आप फिजिकल काउंट लेते हैं तो वो टूटी हुई चीजें तो आप हटा देते हैं, तो आपकी इन्वेंट्री कम हो जाती है। तो एक रीजन ये होता है कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड और एक्चुअल इन्वेंट्री में फर्क आ जाता है। तीसरा रीजन ये होता है कि जिस तरह मैंने बता दिया, खाने पीने की चीजें या मेडिसिन, उस पे आप एक्सपायरी डेट्स होते हैं आपके, वो आप देख लेते हैं। तो अगर वो चीजें एक्सपायर्ड हैं तो वो भी आप हटा देते हैं। तो फिर वही सिचुएशन आ जाती है कि आपकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड ज्यादा आइटम्स शो करेगी, जबकि आपके पास जो एक्चुअल यूनिट्स होंगे वो कम हो जाते हैं क्योंकि आपने एक्सपायर्ड चीजें हटा दी है उससे। तो ये डिफरेंट रीजंस होते हैं। यहाँ पे 2 किस्म के इश्यूज हैं जो आपने क्वेश्चन किया था। वो ये था कि श्रिंकेज और इन्वेंट्री राइट डाउन्स, ये 2 इश्यूज होते हैं। श्रिंकेज लॉस
उस लॉस को कहते हैं जब आपके यूनिट्स बिल्कुल बेकार हो जाते हैं या गायब होते हैं, आप उन यूनिट्स को फेंक देते हैं या वो सिरे से चोरी हुए हैं, है ही नहीं, तो हम इसको श्रिंकेज लॉस कहते हैं। ये जो अभी हम बात कर रहे थे वो इस चीज के बारे में बात है कि आपके रिकॉर्ड में ज्यादा यूनिट्स हैं और एक्चुअल यूनिट्स जो हैं वो कम होते हैं, तो ये एक डिफरेंस है। दूसरी एक सिचुएशन ये हमारे सामने आ जाती है कि जब हम फिजिकल काउंट लेते हैं तो उसमें बाज यूनिट्स हमारे पास बहुत पुराने निकल आते हैं, वो एक्सपायर भी नहीं, मतलब उस प्रोडक्ट का नेचर ऐसे होता है कि वो एक्सपायर नहीं होता। जैसे मोबाइल फोन का एक सेट है मिसाल के तौर पे, या लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है आपके स्टोर में, और उसमें कुछ पुराने मॉडल्स पड़े हुए हैं, तो आपको भी पता होगा कि पुराने लैपटॉप्स या ये जो मोबाइल, अब नोकिया का जो पुराना मॉडल है वो अगर किसी स्टोर में पड़ा है तो वो तो कोई नहीं खरीदेगा ना, तो वो यूनिट तो पड़ा होगा, सही सलामत होगा, काम के भी काबिल होगा, लेकिन उसके खरीदार आपको नहीं मिलते, तो आप कहते हैं कि यार ये तो इतने सालों से पड़ा हुआ है और इसको हम बेच नहीं सकते। तो आप उन यूनिट्स को फेंकते तो नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि इनकी वैल्यू आपने तो बहुत पहले खरीदा था, तो उस वक्त तो वो महंगा होगा, तो आज से 5 साल पहले अगर आपने एक सेट खरीदा है तो उस वक्त उसकी कीमत ज्यादा होगी, लेकिन आज उसकी कीमत आधे से भी शायद ज्यादा कम हो, और आप उसको नहीं बेच सकते उस प्राइस पे जिसमें आपने खरीदा था, मतलब प्रॉफिट पे आप उसको नहीं बेच सकते। तो फिर आप कहते हैं कि यार ये तो इसकी तो मार्केट वैल्यू बहुत कम हो गई है, तो आप उसकी वैल्यू को नीचे लाते हैं। फिर जो आप एलसीएम की बात कर रहे हैं ना, एलसीएम, लोअर ऑफ कास्ट और मार्केट, तो वो इस केस में होता है कि आपके पास चीजें सही सलामत मौजूद होती हैं लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है किसी भी वजह से। ये किसी भी वजह से हो सकता है। बास चीजें, जिस तरह मैंने मोबाइल फोन की मिसाल दी या मैंने कंप्यूटर की मिसाल दी, तो ये टेक्नोलॉजी के आइटम्स हैं, इनमें बहुत तेजी के साथ इनके फीचर्स में चेंजेस आ जाते हैं, तो इनकी मार्केट वैल्यू बहुत तेजी के साथ कम हो जाती है। कुछ मौसमी जिस तरह सब्जियां होती हैं, फ्रूट होते हैं, या गारमेंट्स हो गए हैं, मौसमी प्रोडक्ट्स, तो उनमें ये होता है कि मौसम के साथ उनके प्राइसेस बदलते जाते हैं। मौसम आता है उन चीजों का तो उनके प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, उनका मौसम चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो उनके प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। तो इस केस में ये एलसीएम की एडजस्टमेंट हम करते हैं। फिर मतलब जब हम फिजिकल काउंट लेते हैं तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको हमने खरीदा तो महंगा था, लेकिन अब उनकी मार्केट वैल्यू जो है तो वो कम है, तो हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उनकी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं। इसको हम एलसीएम एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ये दो किस्म के एडजस्टमेंट्स होते हैं, एक श्रिंकेज लॉस के लिए और दूसरा राइट डाउन्स ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री राइट डाउन्स इसको हम कहते हैं, जिसमें चीजें तो आपके पास मौजूद होती हैं लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, तो उनको हम रिड्यूस करते हैं उनकी वैल्यू को। अच्छा, अब ये जब हम ये वैल्यू रिड्यूस करते हैं तो एक्चुअली इस रिडक्शन का इंपैक्ट क्या होगा हमारे बिजनेस पे। तो आप इस बात को समझ लें कि चाहे आपकी चीजें मिसिंग हैं, चाहे एक्सपायर हो गई हैं, चाहे खराब हो गई हैं, चाहे टूट गई हैं, चाहे उनकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, हर केस में ये बिजनेस के लिए लॉस होगा। लॉस है ना, आपने एक चीज महंगी खरीदी है और आप उसको बेच नहीं सकते उस प्राइस पे या उससे ज्यादा प्राइस पे, तो लॉस होगा ना बिजनेस को। तो इस लॉस को आप किस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, इसको जरा समझें आप। मैं थोड़ा पानी पी लूं। सर हमें भी दे दे। ले लें, करीब दें कि कहीं पड़ा होगा, पी लो।
जी बहुत प्यारे लग रहे हैं सर। ये कौन सी सेक्शन की क्लास है? अच्छा, बस ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम भी करीब है सर। हाँ हाँ, क्या है? सर मक्खन लगा रहा है, एग्जाम करीब है इसलिए। नहीं नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो सुने, मैं लॉस की बात कर रहा था, हाउ टू रिफ्लेक्ट दिस लॉस इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी है बहुत इंपॉर्टेंट। देखें, ये बात शुरू हुई थी हाउ टू टेक ए फिजिकल इन्वेंट्री, और आते आते अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है कि जब लॉस तो होगा जब आप फिजिकल काउंट लेते हैं, आपकी एक्चुअल इन्वेंट्री कम हो और आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आपकी इन्वेंट्री ज्यादा रिपोर्ट हो रही है, तो डिफरेंस किस वजह से होगा वो बात हमने डिस्कस कर ली। चीजें चोरी हो सकती हैं, टूट सकती हैं, किसी वजह से आपकी इन्वेंट्री, एक्चुअल इन्वेंट्री आपकी कम हो सकती है, आपकी चीजें आउटडेटेड हो सकती हैं, आउट ऑफ फैशन हो सकती हैं, या उनकी मार्केट वैल्यू किसी और वजह से भी कम हो सकती है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप उनकी वैल्यू को अपने रिकॉर्ड्स में कम करेंगे, तो ये लॉस होगा आपका। तो इस लॉस को आप किस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे, ये हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं उस लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। देखा है आप लोगों ने, पढ़ा है? आई मीन नो सर। मेरा ख्याल है आप लोगों ने लेक्चर्स पढ़े ही नहीं है। पढ़ा है सर, पढ़ा है सर, श्रिंकेज पर जब स्टक कर गए तो फिर आगे नहीं बढ़ सके। आगे नहीं पढ़ा, ये कितनी गलत बात है ना, ऐसा ना कर। अब ये सर देखें, हमारी आईडी नहीं ओपन हो रही है एलएमएस में, एरर दिख रहा वेरी है। गुड। तो आप लोगों ने रिपोर्ट किया है इस चीज को? यस सर, बहुत किया है हमने, हैक भी किया है, लेकिन वो नहीं हो रहा है अभी तक। देखें, ये अभी हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिए हैं, तो अगर किसी को वहां पे इश्यूज हैं तो मुझे बता दिया करें, और कि वो मटेरियल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर सकता हूं ना। फिर सर कर लेना, हम तो वो सारे वहाँ पर अपलोड कर रहे थे बाकी सब्जेक्ट्स के। ठीक है। एक्चुअली मेरा तो फर्स्ट सेशन है ना, मैं पिछले 1-2 हफ्ते बस सर हमें अभी टॉपिक का भी पता नहीं है। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इस मीटिंग का जो टाइटल है, इन्वेंटरीज एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये CGS स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये चैप्टर नंबर 8 है उसी बुक का जो हम पढ़ रहे हैं, तो उस बुक में भी आप देख सकते हैं। सर इसके बाद आप लेक्चर अपलोड कर दे व्हाट्सएप पर। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। तो अच्छा, तो उस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी एक्चुअली किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी आइटम, किसी एक्टिविटी, किसी अमाउंट की जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस होती है उसको हम मटेरियलिटी कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? जैसे यहां पे हम लॉस की बात कर रहे हैं ना, कि ये लॉस है, कितना लॉस हुआ है, इस लॉस का इम्पैक्ट क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन पे। इसकी मिसाल अक्सर मैं क्लास में इस तरह देता हूं कि हम एज इंडिविजुअल्स, हमारी एक मटेरियलिटी लेवल होती है, यानी जब हमारा लॉस होता है तो एक खास हद तक लॉस को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, एक खास हद तक लॉस, और वो हद जो है हर किसी का डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास में कुछ लोग ऐसे होंगे जिससे अगर 1000 रुपए इधर उधर हो जाए, 1000 रुपए का नुकसान हो जाए, तो उनको शायद पता भी नहीं चलेगा कि 1000 रुपए मुझसे गुम गए हैं। लेकिन कुछ मेरी तरह के भी लोग होंगे जिनसे अगर 1000 रुपए इधर हो जाए तो हाँ, वो परेशान हो जाते हैं। सर आपसे तो 1000 हमसे 100 गुम हो जाए तो हम परेशान होते हैं सर।
एग्जैक्टली यही पॉइंट है इसमें। तो किसी के लिए 1000 भी इमटेरियल है और किसी के लिए 100 भी मटेरियल है। कॉन्सेप्ट ये है इसमें, मटेरियलिटी का मतलब ये है कि आप उस लॉस को किस नजर से देखते हैं, किस तरह से आप उसको ट्रीट करते हैं। यानी अगर वो लॉस आपके लिए मटेरियल है, मटेरियल का मतलब होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यानी आप उसको सीरियसली ले रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स अगर वो लॉस आपके लिए मटेरियल है तो इसका मतलब है कि आप उस लॉस की वजह से परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर वो लॉस आपके उस हद से कम है, यानी वो हद जिस पे आप परेशान होना शुरू कर देते हैं, अगर उस हद से ये लॉस कम है तो फिर आप कहते हैं कि ये तो इमटेरियल लॉस है। तो अगर वो लॉस मटेरियल है तो उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी, और अगर इमटेरियल है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी। लॉस इन एनी केस लॉस होता है, यानी लॉस का मतलब है कि वो आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, लेकिन आप उसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे वो डिफरेंट होता है। यानी अगर आपका लॉस आप सीरियसली ले रहे हैं तो सीरियसली लेने का मतलब यह होगा कि आप उसको ऐसे शो करेंगे कि आपकी नजर में हो, वो आप अपने आप को अलर्ट पे रखते हैं कि ऐसा लॉस फिर से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो इमटेरियल लॉस है तो फिर आप कहते हैं कि खैर ये तो होगा, आप उसको लाइटली लेते हैं, आप उसको सीरियसली नहीं लेते। तो इस तरह से हम उसकी जो एडजस्टमेंट करते हैं अकाउंटिंग में, याद रखें जब भी इस तरह के लॉसेस और इवेंट्स होते हैं तो उनकी हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहां पे हम जो एडजस्टमेंट करेंगे तो लॉस के अमाउंट को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे। ये क्वेश्चन हशाम ने भी किया था मुझसे। हशाम, कैन यू हियर मी? नहीं है सर, हशाम नहीं है। मेरे पास तो है। सो रहा है सर। सुन रहा हूँ सर। मत और कैसा सर? सुन रहे हैं मैंने क्या कहा है अभी? सर आप मटेरियलिटी की बात कर रहे हैं। किसकी? मटेरियलिटी। हाँ, आपने क्वेश्चन भी पूछा था ना मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में। यस सर। हाँ, तो ये सुने, आपका जवाब भी आ जाएगा इसमें। ठीक है सर। तो वो मटेरियलिटी लेवल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जो एग्जांपल्स आपको करवाए हैं तो उसमें लेट्स से 2000 मटेरियलिटी लेवल है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप फिजिकल काउंट लेंगे और उसमें आप मिसिंग यूनिट्स या टूटे हुए यूनिट्स या खराब यूनिट्स या जो भी केस होगा, यानी आपकी इन्वेंट्री बेकार है या गायब है, तो आप उसका लॉस का अमाउंट आप मालूम करेंगे। तो वो अमाउंट अगर आपके उस लेवल से, मिसाल के तौर पर मैंने लेवल यहां पे बता दिया $2000 लेट्स से मटेरियलिटी लेवल है, तो अगर आपके लॉस का अमाउंट 2000 से कम है तो फिर आप कहते हैं कि ये इमटेरियल लॉस है। लॉस तो बहरहाल है ना, चाहे मटेरियल है चाहे इमटेरियल है। तो अगर आपका लॉस इमटेरियल है तो फिर आप उसकी जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, जो एडजस्टिंग एंट्री आप रिकॉर्ड करेंगे, तो वो बिल्कुल सिंपल होती है। आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर लेते हैं और इन्वेंट्री को आप क्रेडिट कर लेते हैं। यानी आपने इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है ना, यानी आपने फिजिकल काउंट के बाद जब आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड और एक्चुअल इन्वेंट्री को कंपेयर किया है तो उसमें फर्क आया है ना। आपकी एक्चुअल इन्वेंट्री कम है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में वो ज्यादा है, तो आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड की इन्वेंट्री को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए आपने ये एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो आप इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे। डेबिट में आपने क्या लिखना है ये आपके लॉस के अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अगर आपके लॉस का अमाउंट इमटेरियल है तो फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे, यानी आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसको शामिल कर देते हैं कि ये एक आम सा लॉस है, बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बन जाएगा ये। लेकिन अगर उस लॉस का अमाउंट 2000 से ज्यादा होगा, यानी आपने डिफरेंस मालूम कर दिया एक्चुअल इन्वेंट्री का और अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आपके पास जो अमाउंट है, और वो डिफरेंस 2000 से लेट से ज्यादा आता है, तो फिर आप कहते हैं कि ये तो मटेरियल लॉस है।
तो फिर आप डेबिट में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लॉस के नेचर के मुताबिक एक स्पेशल अकाउंट वहां पे डेबिट करेंगे। तो वो स्पेशल अकाउंट क्या हो सकता है? अगर वो आप देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द लॉस। मिसाल के तौर पे चोरी हुए हैं यूनिट्स, या टूटे हुए हैं यूनिट्स, खराब है यूनिट्स, जो भी है, तो आप कहते हैं कि दिस इज श्रिंकेज लॉस, तो आप उसको इन्वेंट्री श्रिंकेज लॉस में रिकॉर्ड कर देते हैं। यानी डेबिट में आप लिखते हैं श्रिंकेज लॉस। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। यस सर, यहाँ तक समझ आया। हाँ ठीक है। तो ये उस केस में होगा जब आप यूनिट्स को फेंक देते हैं या वो पहले से ही गायब होते हैं, तो आप इस तरह की एंट्री करते हैं। बाज़ औक़ात आपके पास यूनिट्स मौजूद होते हैं लेकिन उनका कोई खरीदार नहीं होता, वो खराब भी नहीं होते, वो सही सलामत होते हैं, लेकिन वो बिक नहीं रहे आपके पास, तो उसने जगह घेरी हुई है और किसी काम के नहीं है वो। तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उनके कॉस्ट को रिमूव कर देते हैं। आप मतलब आपको यकीन आ जाता है कि ये तो नहीं बिक रहे, यूनिट्स मौजूद हैं, सही सलामत हैं, लेकिन वो बिक नहीं रहे। तो फिर आप क्या करते हैं? आप उन यूनिट्स की वैल्यू को 0 कर देते हैं। बात को समझ रहे हैं? यस सर। हेलो। हाँ, तो इस केस को फिर हम कहते हैं इन्वेंट्री राइट डाउन्स। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इन्वेंट्री राइट डाउन्स। तो अगर इस किस्म का केस है कि आपके पास यूनिट्स मौजूद है लेकिन वो बिक नहीं रहे, तो तब भी आपने उनको अपनी इन्वेंट्री से हटाना होगा, क्योंकि उसने जगह घेरी हुई है। जगह घेरने का मतलब यह है कि उस पर आपका खर्चा हो रहा है, तो आप उनको हटा देते हैं। तो आप कहते हैं कि ये राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री है। तो अगेन سر خو آواز غیب شو یار. سر جی چرته لړو یار زازو کلاس اخلم already. سر جی باندې خزر اعلی نیټ خطا شو. زه کلاس اخلم already شټ الکه دا غوړي ریکارډ کیږي سر جی آفلاین هم دی ایونت غوړي خو دا خپل کیو نه وای نه ولې وګورئ او کنه سمه یې رېګه ته ته تکلیف نه سر جی کو لاړو عادل نشته لکه سر جی کو اجازه دی مو بلاشتو کو د جینې په یوسف خان سر جی مونږ ته تیاری سر جی مونږ ته سر جی مو موشن کې راوستو وس رانه لړو سر جی فکری ور سره راوړل عمران کاتب بغیر فکری الکه هغه کسان پکې مراجعون بشي تر اوسه یو غپ نه خطلې وای دا ګوره خټول روان دي په نمبر ګوره سر جی انډم پکې پخېګا سر دینه پويږي چې ځکه سر جی الکه سیا ته چې نه دي نظام پته نشته چې څه ټاپک دی خاصه اوسه مرته الکانو ریکارډینګ سٹارټ ته وره سر به یوري او کنه ریکارډینګ سٹارټ ته وره ګرمانډه سر جی غاټه چې دا بلاورین دوباره سر جی انډه پخې کې لکه دا موږ بہت انڈے والا برگر الکه ورته کم کس خبره کې دا پکچر او لینک پر اپ کړه سر جی سلامت دی کی پیکج ختم شو ہاں جی
Yes sir, we are सर listening. बहुत तो गायब हो गए थे हाँ सर. मेरे एंड पे प्रॉब्लम था, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम. Okay sir, no problem sir. सर आप PTCL का नेट यूज करते हैं? सर अच्छा है आपने सुना नहीं है. हाँ क्या क्या नहीं सुना? ये लोग सर गर्म अंडे बेच रहे थे यहाँ पर. अच्छा जी, तो मैंने आखिरी पॉइंट क्या बोला हशाम? सर राइट डाउन आपने बताया हमें. हाँ तो नहीं, आखिरी पॉइंट तो एलसीएम की मैं बात कर रहा था ना. यस सर, उसी का राइट डाउन करना वो आपने बताया. कॉस्ट प्रिंसिपल आप लोगों ने सुन लिया जो मैंने बताया? नो सर. Yes sir, yes. नहीं सर, कॉस्ट प्रिंसिपल नहीं बताया सर. अच्छा ठीक है, देखें ये हमारे पास प्रिंसिपल है ना, कॉस्ट प्रिंसिपल. कॉस्ट प्रिंसिपल में ये होता है कि हम हमारे पास जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. यानी जिस प्राइस पे आपने एक्वायर किया है तो उसी पे आप उसको रिकॉर्ड करते हैं. ये रूल है. चैप्टर नंबर 7 में हमने एक और प्रिंसिपल पढ़ा था, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के लिए. याद है किसी को? यस सर. मार्केटेबल Yes, sir. सिक्योरिटीज को हम किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? मार्केट वैल्यू पे, करंट मार्केट वैल्यू पे. वेरी गुड. यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज के लिए हम कॉस्ट प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, उसको हम करंट मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करते हैं. तो मार्केट वैल्यू जो है वो कभी कॉस्ट से कम होती है, कभी ज्यादा होती है. चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जो भी केस होगा, हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करेंगे. अब यहाँ पे इन्वेंट्रीज की जब बात आती है तो इन्वेंट्रीज का रूल ये है लोअर ऑफ कास्ट और मार्केट. अब इसका मतलब क्या है? इन्वेंट्रीज को हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में या बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिपोर्ट करेंगे? तो उसका रूल ये है कि हम कॉस्ट और उसकी जो मार्केट वैल्यू है दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं. तो फिर ये देखें, लोअर ऑफ द टू वैल्यूज, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट, इन दो वैल्यूज में जो वैल्यू कम होगी तो उस पे हम रिपोर्ट करेंगे उसको. तो इस केस में अगर आपके पास कॉस्ट की वैल्यू कम है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई चेंजेस आप नहीं लाएंगे अपने रिकॉर्ड में, क्योंकि ऑलरेडी आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है और अब भी उसका कॉस्ट कम है तो आपको कोई चेंज नहीं करना. लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, जिस तरह मैं इस लेक्चर के दौरान मैंने बताया था कि बाज़ चीजें मौसमी होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जब मौसम आता है तो उनके प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जब मौसम जा रहा होता है तो उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं. या बास टेक्नोलॉजिकल चीजें, जिस तरह ये लैपटॉप्स हो गए हैं, मोबाइल फोन्स हो गए हैं, या और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो उनके जब नए डिजाइन और नए फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स आते हैं तो पुरानी चीजों की वैल्यू जो है वो बहुत गिर जाती है और उनके कॉस्ट से भी उनकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है. तो फिर ऐसे केस में हम क्या करते हैं? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का रूल ये है कि आप मर्चेंडाइज के कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जो कम होगी उस पर रिपोर्ट करेंगे. तो अगर कॉस्ट कम है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर हमारे पास होती हैं जिनकी मार्केट वैल्यू उसके कॉस्ट से कम हो जाती है. तो फिर उस केस में आपने, चूंकि आपके पास आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में तो उनके कॉस्ट की वैल्यू मौजूद है ना, तो फिर आपने उसको रिड्यूस करना है, उसके मार्केट वैल्यू पे आपने लाना है उसको. तो इसका मतलब यह है कि ये भी एक लॉस है आपका. तो एलसीएम में भी आप लॉस के अमाउंट को डिटरमिन करते हैं और देखते हैं कि वो लॉस मटेरियल है या इमटेरियल है, यानी आपने उसको सीरियसली लेना है या नहीं लेना सीरियसली. तो जो भी केस होगा तो उसको आपने अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होगा, यानी आप उस लॉस का अमाउंट मालूम कर लेंगे. जिस तरह एग्जांपल में मैंने आपको 2000 का अभी बताया है कि 2000 लेट से, ये 2000 कोई स्टैंडर्ड नहीं है. हर, जिस तरह मैंने बताया, हर इंडिविजुअल का, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मटेरियलिटी लेवल डिफरेंट होगा.
किसी का 2000 होगा तो किसी का 5000 भी हो सकता है. जिस तरह यहाँ पे अभी मैं 1000 का मिसाल दे रहा था तो किसी ने कहा है कि हमारे लिए तो 100 भी बहुत ज्यादा है. तो बिल्कुल ऐसे होगा, ये वेरी करता है. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मटेरियलिटी लेवल होगा. तो आपने मार्केट वैल्यू और कॉस्ट में जो डिफरेंस होगा वो मालूम करेंगे आप, और ये उस केस में आप करेंगे जब आपकी मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम हो, तब आप ये डिफरेंस मालूम करेंगे. तो जो डिफरेंस होगा उसको हम लॉस कहेंगे. तो वो लॉस अगर मटेरियल होगा तो उसको आपने सीरियसली लेना है, और अगर वो इमटेरियल होगा यानी आपके उस मटेरियलिटी लेवल से कम होगा तो फिर आप कहते हैं कि ये इमटेरियल लॉस है. तो उसी तरह आप एक एडजस्टिंग एंट्री रिकॉर्ड करेंगे. तो अगर इमटेरियल लॉस है यानी कम लॉस है, मटेरियलिटी लेवल से कम है वो अमाउंट, तो आप उसी तरह कास्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट करते हैं और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर लेते हैं. आप सिंपल जर्नल एंट्री होती है. लेकिन अगर ये लॉस मटेरियल है यानी उस मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा है, तो फिर यहां फिर आप उसी तरह स्पेशल अकाउंट आप क्रिएट करते हैं. आम तौर पे यहां पे भी आप वही राइट डाउन वाला अकाउंट यूज करते हैं. लॉस फ्रॉम राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री को आप डेबिट करते हैं और इन्वेंट्री अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं. तो इस तरह से ये आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है, यानी आपकी इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मार्केट वैल्यू पे आ जाती है. जी सर, अगर मटेरियलिटी लेवल हमारे पास 3500 हो और उसमें से हम श्रिंकेज एडजस्ट कर ले 1000, और उसके बाद हमारे ऐसे पास नहीं है, ऐसे नहीं है. देखें, आप इस कॉन्सेप्ट को शायद गलत ले रहे हैं. यस सर, 3500 को आप क्या कह रहे हैं? मटेरियलिटी लेवल. वो ये आपने जो मटेरियलिटी example लेवल, दिया, देखें ये हद है हमारा. यस सर, ये हद, लिमिट, ये लिमिट है. लिमिट का मतलब ये है कि 3500 से अगर लॉस ज्यादा होगा तो वो मटेरियल होगा, और अगर इससे कम होगा तो वो इमटेरियल होगा. अब आप दोबारा पूछें अपना सवाल. सर अगर एक ही केस में हमारे पास 1000 श्रिंकेज से लॉस आ जाए और फिर 3500 हमारे साथ ये लोअर टू कॉस्ट से आ जाए, तो वो सब अलग अलग, वो दोनों अलग है, मतलब वो दोनों वो इमटेरियल अलग अलग हम रिकॉर्ड करते हैं. देखें, पहले हमने जो मिसिंग यूनिट्स हैं उनको हटाना होगा. यस सर, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया भी है मेरा ख्याल है. यस सर, उसी का क्वेश्चन, उसी का पूछ रहा हूँ. हाँ, तो पहले तो जो यूनिट्स है ही नहीं सिरे से, तो उनको तो आप निकालें ना. यस सर, तो उनको निकालेंगे आप, तो इसका मतलब यह है कि आप मिसिंग यूनिट्स के कॉस्ट को मालूम कर लेंगे ना, कि जो यूनिट्स गायब हैं उनकी वैल्यू कितनी थी, तो वो भी लॉस है ना आपका. यस सर, हाँ, तो अब वो लॉस है आपका, तो उस लॉस के अमाउंट को आप देखेंगे. अगर वो मटेरियलिटी लेवल से कम है तो फिर आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मल लॉस है, इमटेरियल लॉस है. यस सर, लेकिन अगर वो 3500 से ज्यादा होगा तो फिर आप कहते हैं कि ये तो मटेरियल लॉस है. तो उस Yes, केस में फिर आप उसके लिए स्पेशल अकाउंट डेबिट करते हैं. अच्छा, yes, जब आप उन यूनिट्स के कॉस्ट को रिमूव कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास जो बाकी यूनिट्स बचे हैं उन पे आप एलसीएम का रूल अप्लाई करते हैं. तो अगर लेट से उनकी मार्केट वैल्यू भी उसके कॉस्ट से कम हो चुकी है तो फिर से आप वो लॉस का अमाउंट मालूम करते हैं. यहां मतलब अब आप सिर्फ एलसीएम का लॉस देखेंगे, लोअर ऑफ कास्ट और मार्केट का लॉस आप देखेंगे कि कितना अमाउंट है वो. तो ये दोनों लॉसेस आप अलग अलग से देखते हैं. यस सर, जी, समझ में आ गई ये बात? यस सर, समझ आ गई. गुड. और भी अगर किसी का सवाल हो तो पूछ लें, शाबाश. सर वो जो स्टार्ट में हमने जर्नल एंट्री की थी सेल्स की, रिटेल सेल्स की,
جو ریونیو ہم نے ریکارڈ کی تھی سر وہ کوشچن میں گیون ہوگا یا پھر ہم ایزیوم کریں گے کہ اتنی ہماری سیلز ہوئی؟ دیکھیں میں نے جو کوسچنز کروائے ہیں اس میں میرا خیال ہے سیلز ریونیو کی انٹریز ہے یا نہیں، مجھے نہیں یاد. سر آپ نے پریکٹس کے لیے جو دی ہے اس میں سیلز والی نہیں ہے. اچھا تو سیلز ریونیو کی انٹری جب بھی آئے گی، مطلب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے شروع میں کہ جب پرپیچول انوینٹری سسٹم ہم یوز کرتے ہیں تو سیلز کے وقت 2 انٹریز ہوتی ہیں، میں نے یہ بتایا ہے نا. یس سر. اچھا تو اگر کوشچن میں اس طرح آ جائے کہ آپ نے انٹریز ریکارڈ کرنی ہے تو اگر تو اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی انٹری ریکگنائز کریں تو پھر آپ کو سیلز ریونیو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ریکوائرمنٹ میں اس طرح ہے کہ آپ سیلز ریونیو کی بھی انٹری ریکارڈ کریں اور کاسٹ آف گڈ سولڈ کی بھی ریکارڈ کریں تو یہ ایک ہی ٹرانزیکشن کے پر آپ دونوں انٹریز ریکارڈ کریں گے. تو جس طرح کی ریکوائرمنٹ میں انسٹرکشنز ہوں گے آپ نے کلیئر. Yes, sir. جی any other question please. Enough for today, sir. اچھا تو میری طرف سے انسٹرکشن یہ ہیں کہ جتنے لیکچرز میں نے اپلوڈ کیے ہیں ان سب کو آپ دیکھ لیں. سر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر. ٹھیک ہے میں کر لوں گا انشاءاللہ، آج ہی میں وہ شیئر کر لوں گا. سر مڈ پیپر کا جو پیٹرن ہوگا وہ کیا ہوگا اور کتنا کورس ہوگا اس میں؟ کورس کتنا ہوگا تو یہ 2 چیپٹرز ہو گئے ہیں نا، کورس تو اتنا زیادہ نہیں ہے. کورس تو یہی ہوگا. پیٹرن کے بارے میں میں ابھی آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتا کہ ابھی تک چونکہ میں نے خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں کس طرح کا پیپر بناؤں گا. لیکن جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بعض لوگوں کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ یونیورسٹی نے جو گائیڈ لائنز دیے ہیں، جو پالیسی بنائی ہے تو اسی کے مطابق پیپر ہوگا. اس میں ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں، کوئی کیس بھی ہو سکتا ہے، کیس اسٹڈی جس کو کہتے ہیں. اوپن بک پیپر بھی ہو سکتا ہے. تو نہیں بھی ہو سکتا سر. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہوگا. سیکوز والے کے تو نہیں ہے اور ان کے اسائنمنٹ وغیرہ پہ اسائنمنٹ کے بیس پہ کیا کیا ہے سیکوز اور آئن سائنسز والے کے سر ان کے آپ کی آواز بہت سلو ہے، میں نہیں سمجھ رہا. سر یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنسز اور سیکاز والوں نے اسائنمنٹ نہیں ہوتا وہ لوگ اسائنمنٹ اور کر رہے. ہاں تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ایک اسائنمنٹ کی طرح کا بھی، مطلب پیپر کا کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے نا. عبداللہ کا کیا مسئلہ ہے؟ عبداللہ اس کو پیٹرن کا مسئلہ ہے سر. نہیں اب سر ہمارا ایل ایم ایس نہیں اوپن ہو رہا سر، یہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ اپنے سی آر کے تھرو اپنے کوآرڈینیٹر سے میرا خیال ہے کہ ان کو بتائیں نا.
سر 3 دن ہو گئے سر، ہم مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں لیکن کوئی رسپانس نہیں اچھا آ چلے سر میں ہمارا سی آر اتنا بیگم ہے، وہ اب ادھر بھی نہیں ہے، اس کلاس میں بھی نہیں ہے، تو بس وہ تو آپ لوگوں نے خود بنایا ہوگا نا اس کو. وہ خود اٹھائے سر، نواز شریف محمد کے کیا ساتھ شعیب خود اٹھائے، پاس کے بیٹا ہے پیریڈ میں دیکھیں. چیئر پر سر. یہ کیسی بات ہے؟ وہ کوئی فوجی تو نہیں ہے جو آ کے قبضہ کر لیا اس نے کہ بس میں سی آر ہوں. سی آر تو الیکٹ ہوتا ہے. سر انسان غلطی کا پتلا ہے سر، ہم سے غلطی ہو گئی ہے. تو بس غلطی کو سدھارے نا، چینج کر لیں سی آر کو. کوئی بننے کے سی لیے آر تو تیار اچھا ہے سر. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سر سارے ہی ایسے ہیں. سر آن لائن میں چینج نہیں ہو رہا ہے سر. کیوں دیٹس نہیں دی ہو پوائنٹ سکتا؟ سر. بات یہ ہے کہ اچھا وہ کرسی نہیں یہ چاہیے واٹس سر. ایپ گروپ جو ہم نے بنائے ہیں اس میں تو آپ سارے موجود ہیں نا؟ یس سر. جی جی. ہاں میں خیر وہ مٹیریل جو ہے تو واٹس ایپ پہ اپلوڈ کر دوں گا. تو خیر ہے، اگر مطلب ابھی کام چلا لیں گے، میں آج ہی ان کو اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ سر واٹس ایپ پہ ایزی رہے سر گا ہمارا سر، سی آر واٹس کہہ رہا ایپ. ہے کہ میں حکومت پورا کر دوں گا 4 سال میں. نہیں 4 سال نہیں ہوتا، یہ سیمسٹر وائز ہوتا ہے. سر واٹس ایپ ایزی سر، واٹس ایپ ہمارا 2 ریکارڈ میں سیمسٹر سے اپلوڈ وہی کریں. ایک ہی ہے سر، نہیں تو ہٹ رہا بس ہے. یہ آپ لوگوں کی اپنی کمزوری ہے، پھر خیر ہے بھگتیں. سر یہ واٹس ایپ پہ اپنا ریکارڈنگ والا تھوڑا بھیجا کرے تو اس پر ہم سمجھ جائیں گے. یہ سلائڈ اس پر ہم نہیں میٹنگ کی بھی سمجھتے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آئی ہوپ آپ کو پتا ہے. یس سر وی نو سر. لیکن ہاں سر اسٹوڈنٹس یہ یہاں پہ سر ریکارڈنگ اسٹوڈنٹس واٹس ایپ میں سینڈ ہو گیا. اسٹوڈنٹس یہاں ہاں پہ کہہ رہے ہیں سر کہ جو مطلب یہاں پہ لیکچر ہو رہا ہے کیا وہ واٹس ایپ پہ سینڈ ہوگا؟ یہ سب اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں. دوبارہ سے. سر جی اسٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ ابھی جو یہاں پہ لیکچر یس رہے سر نیٹ ورک اور پرابلم ہے وہ تو اس اور وجہ وہ سے. ریکارڈ ہو رہا ہے تو وہ بعد میں ہمیں مل سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں تو میں مزے کے لیے تو ریکارڈ نہیں کر رہا، آپ ہی لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں اور اس کو اوکے بھی سر. میں اپلوڈ کروں گا. آل رائٹ سر، تھینک یو سو مچ سر. ہاں 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 ہاں. سر آپ بہت اچھے ہیں سر. سر ہم آپ کے لیے پیکج بھی کر دیں گے سر. کیا کیا کریں گے؟ پیکج. اگر اچھا چلیں، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیں تھینک اور یو سر. آپ بھی سر، مجھے آپ بھی کا اپنی بھی. دعاؤں میں یاد تھینک یو رکھیں. سر. انشاءاللہ سر. چلیں جی انشاءاللہ. تو سر ہم نے پھر تو ابھی ہم جوائن کیا ہے. سر کورونا کی کوئی میڈیسن ہے آپ کے ساتھ؟ جوائن کرو. ارے تو بھائی تم نے عزیزا. اچھا ٹھیک ہے، جنہوں نے ابھی جوائن میری کیا بار ہے تو وہ ابھی رہیں، اور باقی لوگ ابھی مطلب آپ جا سکتے ہیں. میں تقریباً 10-15 منٹ لیٹ جھوٹ کمرس کو بول رہے ہیں لیتا سر، ہوں جھوٹ کیونکہ بول رہے ہیں سر. 11 بجے ہماری ایک اور میٹنگ ہے پھر. آل رائٹ سر، اوکے سر. ہاں تو باقی اوکے لوگ جا سکتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. تھینک یو سو اللہ مچ حافظ سر. سر، ٹیک. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اگر چا ناشتہ نہیں کرو گے تو شیور دے. بڑا جوائن کے دو نا، جوائن کے دو نا. جوک سالا کہتا ہے بچہ سونا پاپا بعد اچھے لگا لے. ہمارا یہ بار کا لگا لے. جوائن گڈ کیوں؟ نائٹ. یار سر وہ مجھے آواز چھوڑ نہ چلا. گئی سر. سر وہ چھوڑ گئی مجھے. اتی پدا مال تڑا. کون چھوڑ کے؟ سر میں بہت پریشان ہوں سر. جی لیٹ کمرس سر آپ وہ مجھے کنٹینیو چھوڑ کریں گئی اپنے سر. کوشچن آنسر. لیٹ کمرس بھی اگر جاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی. لیکن اگر آپ کوئی بھی اگر کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو میں 10-15 منٹ اور دے سکتا ہوں. آئی ایم ہیئر.
सर उसामा का सवाल है। जी उसामा। एक्सक्यूज मी सर, सर ये आपने जैसे श्रिंकेज लॉसेस में बताया कि ये शॉर्टेज या डैमेज मर्चेंडाइज होता है, तो सर ये LCM, ये अदर राइट डाउन्स ऑफ इन्वेंट्री, इसमें और श्रिंकेज लॉसेस में क्या डिफरेंस है? थोड़ा बहुत गाइड कर दें। मैंने बता दिया ना, वो तो मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बता दिया आपको कि अगर आपके पास यूनिट्स मौजूद हैं और सही सलामत हैं लेकिन वो सेलेबल नहीं है, तो उनको भी आपने अपनी इन्वेंट्री से हटाना है। मतलब ये 3 किस्म के केसेस होते हैं। एक, जो यूनिट्स बिल्कुल गायब हैं या बिल्कुल बेकार हैं, टूटे हुए हैं जैसे, या एक्सपायर्ड हैं। दूसरा केस इसमें होता है कि यूनिट्स सही सलामत हैं लेकिन वो सेलेबल नहीं है, आउटडेटेड हैं, आउट ऑफ फैशन है, यानी उनकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल जीरो है। एग्जैक्टली। और तीसरा केस ये होता है कि चीजें भी मौजूद हैं और बेचने के काबिल भी हैं लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू उनके कॉस्ट से कम है। ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। सर इधर एक और भी केस आ सकता है, अगर हमने काउंटिंग में गलती की है और कुछ यूनिट ज्यादा काउंट किए है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे? अगर हमने काउंटिंग ज्यादा की है जी, और उसको फिर किस तरह से एडजस्ट करेंगे? मतलब यूनिट्स हमने ज्यादा काउंट किए, एक्चुअल में फिजिकल यूनिट्स उतने नहीं है। नहीं, तो अगर आपने यूनिट्स ज्यादा काउंट किए हैं तो इसका फिर मतलब ये होगा कि आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कम इन्वेंट्री होगी और वहां पे ज्यादा होगी ना। सर मैं कह रहा हूँ कि इन्वेंट्री में आपके पास फिजिकल यूनिट्स कम है, लेट से आपके पास 8 यूनिट्स है और आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 10 यूनिट्स है। हाँ, तो यही बात मैं सुबह से कर रहा हूं। आप शायद इस तरह कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इन्वेंट्री कम है और जब हमने फिजिकल काउंट लिया तो वहां पे ज्यादा है। यस सर, बहुत केसेस हो सकते हैं ना। नहीं, आप अपना सवाल पूछे ना, केसेस तो हो सकते हैं। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मैं इसकी एडजस्टमेंट का पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह से एडजस्ट करेंगे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। आप वो केस दोबारा जरा रिपीट कर दें, केस क्या आप पूछ रहे हैं? सर हमारे पास इन्वेंट्री में यूनिट्स कम पड़े हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हमारे पास ज़्यादा है, और कम जो है वो एक्चुअली हमने काउंट ज़्यादा किए थे तो हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किए, एक्चुअल में वो यूनिट्स कम पड़े हैं इन्वेंट्री में। देखें, ऐसे नहीं होता जिस तरह आप कह रहे हैं। इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर बार जब हम चीजें खरीदते हैं तो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करते हैं ना। यस सर। यही बात हम कर रहे हैं ना। जब हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम की बात करते हैं तो आपने चीजें खरीदी, आपने इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया तो इन्वेंट्री बढ़ गई आपकी। आपने चीजें बेची तो आपने इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया, इन्वेंट्री कम हो गई आपकी। आप बात को समझ रहे हैं? यस सर, समझ रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट में जरा कोई एग्जांपल देख लूं। अच्छा, अब ये देखें, हमारे पास
जो एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उसमें बिगिनिंग इन्वेंट्री में आपके पास 10 यूनिट्स हैं, फिर पहली परचेज 15 यूनिट्स हैं, फिर दूसरी परचेज में 20 यूनिट्स हैं, फिर 10 यूनिट्स हैं। तो ये आपके पास कुल मिला के कितने यूनिट्स बनते हैं? 30, 40, 55 यूनिट्स। ठीक है, कितने यूनिट्स है आपके पास सेल के लिए? 55। इसमें से आपने बेच दिए हैं, लेट से 43 यूनिट्स आपने बेच दिए हैं। तो आपके पास इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स बाकी बचे? 7 or 5 or 12 यूनिट्स। 12 यूनिट्स। हाँ, अच्छा, अब ये देखें, ये तो आप हर बार जब आप परचेस कर रहे हैं तो आप अपनी इन्वेंट्री में नोट कर रहे हैं कि इतनी यूनिट्स हमने खरीद लिए, और जब आप बेच रहे हैं तब भी आप नोट कर रहे हैं कि इतनी यूनिट्स हमने बेच दिए हैं। तो आखिर में जब आप साल के आखिर में आप देखेंगे या महीने के आखिर में आप अपनी इन्वेंट्री अकाउंट को जब आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि हमारे पास इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स पड़े हैं? 12 यूनिट्स पड़े हैं। आप समझ रहे हैं बात को? जी जी। ये आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड आपको बता रहा है आपने परचेजेस कब कब और कितने किए हैं, और बेचे कब कब और कितने यूनिट्स बेचे हैं। ये सब कुछ आपको इन्वेंट्री अकाउंट बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि आखिर में आपके पास कितने यूनिट्स बचे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड 12 यूनिट्स बचे हैं। अच्छा, अब आप फिजिकल काउंट ले रहे हैं। फिजिकल काउंट जब आपने लिया तो आपके पास लेट से 10 यूनिट्स हैं वहां पे। यस सर। समझ में आई बात? जी जी। क्या गलती है? काउंट में गलती है मेरे ख्याल में। नहीं, मतलब मैंने अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया तो इसमें गलती कहाँ पे है? इन्वेंट्री में 12 यूनिट्स हैं हमारे पास रिकॉर्ड में, और एक्चुअल इन्वेंट्री कितनी पड़ी है स्टोर में? 10 यूनिट्स। तो हमारे 10 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स का फर्क है ना इनमें। जी जी। अब ये 2 यूनिट्स का फर्क जो है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड में भी ये गलती हो सकती है? यस सर। आप ये कहना चाह रहे हैं? यस सर। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट से ये गलती हमारे साथ हो सकती है, या फिर जिस तरह से ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग में हमने कोई गलती की हो। यस सर। अच्छा, तो वो तो अगर ऐसा हुआ है तो फिर आप अपने इनवॉइसेस चेक करेंगे। देखिए, आपने इनवॉइस जानते हैं आप? यस सर। क्या होता है इनवॉइस? सर हर इन्वेंट्री का जो हमने परचेजेस किए उसके एक रसीद होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपके पास वो रसीद है। हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए आप उस रसीद को देखते हैं। ये आप लोगों ने ऑडिट का नाम सुना है ना आप लोगों ने? यस सर। तो ऑडिट में यही होता है कि वो आपकी वेरिफिकेशन करते हैं, आप रसीद दिखाते हैं, आप रसीद के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है कि आपकी फिजिकल इन्वेंट्री 10 यूनिट्स की है और आपके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 12 यूनिट्स हैं, तो आप अपनी रसीदें भी चेक करेंगे। तो अगर ऐसा हुआ है कि आपने रिकॉर्डिंग में गलती की है, आपने ज्यादा यूनिट्स रिकॉर्ड किए हैं एक्चुअल से, तो वो रसीद से आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ओके सर जी। हाँ, तो फिर आप अपनी इन्वेंट्री को अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में आप रिड्यूस करेंगे कि आपने ज्यादा रिकॉर्डिंग की है। ठीक है सर। हाँ, तो इसको एरर कहते हैं, एरर। अब यहाँ पे ना श्रिंकेज है ना राइट डाउन है, ये एरर आपने रिकॉर्डिंग में एरर किया था। रिकॉर्डिंग में एरर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जब आपके रिकॉर्डिंग में एरर हो जाता है तो एक ये एरर है जो आप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपने ज्यादा इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर दी है। ओके तो ज्यादा इन्वेंट्री अगर हमने रिकॉर्ड कर दी है तो फिर उसको आपने रिड्यूस करना है, और इसको कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, क्या कहते हैं इसको? एरर ऑफ कमीशन। कमीशन, कमीशन का मतलब है आपसे कमिट हो जाता है एरर। आप लिखते वक्त, नोट करते वक्त आपसे गलती हो जाती है। इसी तरह एक और एरर भी होता है कि आपने इन्वेंट्री जब खरीद ली
तो आप उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ये भी पॉसिबल है ना? यस सर। आपके पास इन्वेंट्री आ गई है, स्टोर में यूनिट्स आ गए हैं, लेकिन आपने वहां पे एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं आप। तो अब भी जब आप यूनिट्स काउंट करेंगे तो वहां यहाँ होगा ना इस तरह। सर आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि बाज़ औक़ात इस तरह भी हो जाता है कि आप जब माल खरीद के लाते हैं, स्टोर में रख देते हैं, आप अपने पास नोट करना, रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। जी जी, हो सकता है ना इस तरह? बिल्कुल। तो इसमें भी फिर डिफरेंस आएगा, वहां पे आपके पास स्टोर में ज्यादा यूनिट्स पड़े होंगे और आपका रिकॉर्ड कम बताएगा। जी बिल्कुल। इसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। फिर एरर ऑफ ओमिशन, ओमिट करना। ओके सर। हाँ, तो इसकी भी फिर आप करेक्शन करते हैं। सही है सर। जी सर ये भी वो रसीद के थ्रू होगा? क्या चीज? मैं नहीं समझा। सर कह रहा हूँ ये जो एरर ऑफ ओमिशन होगा ये भी उन रसीद के थ्रू सॉल्व होगा? रसीदें तो आप हर हाल में देखते हैं ना। ओके सर। तो पड़ा है और आपके रिकॉर्ड में कम है तो आप वहां पे देख लेंगे ना, तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा कि अच्छा इस डेट को हमने ये जो माल खरीदा था इसकी तो एंट्री मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। ओके सर, सही है, क्लियर हो गया सर। गुड। सर एक क्वेश्चन ये आ रहा है दिमाग में कि ये रिकॉर्डिंग भी तो हमारे पास कम हो सकती है और एक्चुअल रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास ज्यादा हो सकती हैं इसी तरह ये काउंटिंग के थ्रू अगर हम फिजिकल काउंटिंग करें। हाँ, तो सर उसका भी केस कैसे? रिपीट करें जरा अपना क्वेश्चन। सर अभी तक आपने जितने भी केसेस बताए हैं उसमें ये बताया कि रिकॉर्ड जो होता है हमारे पास, यानी फॉर एग्जांपल 11 यूनिट्स होते हैं, आपने ही बताया, और एक्चुअल रिकॉर्ड हमारे पास 8 यूनिट्स होते हैं। तो सर ये इस तरह भी तो हो सकता है कि एक्चुअल रिकॉर्ड हमारे पास ज्यादा हो और जो रिकॉर्ड हमने किया हो वो कम हो। हाँ, तो वो तो हमारे पास जो रसीदें होती हैं उससे हम वेरीफाई कर लेते हैं ना। यानी सबसे पहली जो वेरिफिकेशन का जो पहला लेवल है वो तो यही होगा ना कि आप अपनी रसीदों को कंसल्ट करेंगे कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो उन रसीदों के मुताबिक है या नहीं है। आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की वेरिफिकेशन का सबसे पहला लेवल यही होता है कि आप अपने रसीदों के साथ उनको कंपेयर करते हैं। ये फिजिकल इन्वेंट्री तो उसके बाद आती है। ओके सर। हाँ, सर वन मोर थिंग रिक्वेस्ट है आपने ये जितने भी LMS पे क्या कहते हैं ये वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई हैं ये काइंडली आप व्हाट्सएप पे CR को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं उस ग्रुप में कर दूंगा। ओके सर। हाँ, ग्रुप मेरे पास हैं, 3-4 ग्रुप्स हैं, तो सारे ग्रुप्स में मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। सर लीव कर दें ग्रुप? चलें बस, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।